नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना लाग लपेट की। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। मोदी सरकार की दूसरी पारी में फिर से लोकसभा में पेश किया गया 3 तलाक बिल भारी हंगामे के बीच सदन में पास हो गया। इसके पक्ष में 303 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 82 वोट पड़े। 3 तलाक बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने सदन की मर्यादा तोड़ते हुए स्पीकर की चेयर पर बैठी बीजेपी सांसद रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उन पर चौतरफा हमले हुए। करगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने के मौके पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पड़ोसी मुल्क 1999 में हुए करगिल युद्ध जैसी हरकत दोबारा करने की कोशिश कभी न करे। और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब सेना की वर्दी में मिशन कश्मीर पर जाएंगे। वो 31 जुलाई को कश्मीर में पैरा रेजिमेंट से जुड़कर पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट की ड्यूटी निभाएंगे। और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। लोकसभा में 3 तलाक बिल पर चर्चा के दौरान जब रामपुर से सांसद आजम खान को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सिटिंग महिला स्पीकर रमा देवी को देखते हुए कुछ ऐसे कमेंट किए, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा खड़ा हो गया। इधर उधर की न बात कर। इससे पहले आजम खान ने अपनी बात की शुरुआत एक शेर से की, लेकिन इसके बाद आजम खान ने आसन पर बैठी रमा देवी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। नहीं। इतने तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद आजम ने जो कहा उस पर सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच रमा देवी ने आजम खान के शब्दों को संसद की कार्यवाही से हटाने का आदेश दे दिया। हालांकि बाद में आजम ने उन्हें अपनी बहन जैसा बताया। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। आप जैसे सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो। इस बीच बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने आजम से रमा देवी पर की गई टिप्पणी को वापस लेने को कहा। आप ये शब्द वापस ले लीजिए, ये ठीक नहीं है। ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापस ले लीजिए। हालांकि आजम काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन माफी नहीं मांगी। जिसके बाद सत्ता पक्ष के बाकी सांसदों ने भी आजम पर महिला के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन सत्ता पक्ष ने आजम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। जो शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, ठीक नहीं है। एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ वो जो मैं उस शब्द का प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए। इसके बाद आजम खान का बचाव करने के लिए अखिलेश यादव खड़े हुए और उन्होंने आजम खान की भाषा और भावना में किसी प्रकार की गलती न होने की बात कही। मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में या जो बातें कही गई हैं, कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का माना हो। अब ये देखिए बादशाह, ये एक मिनट अखिलेश जी, सेम कहते हैं, इससे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता। ये जो बात कर रहे हैं अखिलेश जी, एक मिनट, इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई। क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो अध्यक्ष महोदय, ये भाषा नहीं हो सकती है। अगर ये बदतमीज कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश के बयान ने आग में घी डालने जैसा काम किया, जिससे सत्ता पक्ष के लोग और भड़क गए। जिसके बाद स्पीकर ने सभी को शांत कराया और आजम से सफाई मांगी। मान्यवर, मैंने तो कहा मेरी बहन हो आप, बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो, बार बार कह रहे हैं बहुत प्यारी बहन। आप मतलब मैं बोलते कि ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं माफी चाहता हूँ। बड़ी बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं जिससे किसी का मन दुखे। और पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। हालांकि आजम की बात से स्पीकर तो संतुष्ट हो गए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अब भी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए, जिसके बाद आजम भाषण बीच में छोड़कर लोकसभा से बाहर चले गए। मान्यवर, ऐसे अपमानित होकर बोलने से क्या हासिल है। हालांकि हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ने सत्ता पक्ष को भी कई बार फटकार लगाई। ओम बिरला ने कहा कि आप भले ही नंबर में ज्यादा हों, लेकिन सदन सबको साथ लेकर चलता है। प्रॉब्लम है क्या कुछ बेटे बोलने की।
पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी आजम खान के बयान को संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया। साथ ही उन्होंने आजम के बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया। उन्होंने जो भी कुछ सुनाया, कविता सुनाई या जो भी कुछ शेर शायरी सुनाई, ये सोचना पड़ेगा उनको पहले इसकी तरफ। उन्होंने खुद में मनन करना चाहिए और अगर उनको समझ में नहीं आता है तो मैं कहूंगी ये संसदीय परंपरा का उन्होंने अपमान किया। किसी महिला का अपमान तो किया ही है कि जब कोई महिला चेयर पे बैठी है तो वो महिला नहीं होती है, वो चेयर, वो अध्यक्ष, सम्माननीय अध्यक्ष होते हैं। और जब सम्माननीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मेरे तरफ यानी चेयर की तरफ देख करके बोलो, ये पद्धति है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आजम खान के बयान की निंदा की और समाजवादी पार्टी से ऐसे नेताओं को टिकट न देने की अपील की। जब आजम खान पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरीके की बातें कर सकते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि जो आम महिलाएं हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाएं हैं वो कैसे उनसे सुरक्षित रहती होंगी। तो ये किस तरीके के नेता हैं हमारे देश के, इनको क्या हक बनता है कि ये पार्लियामेंट में बैठे। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि ऐसे इंसान को टिकट देना बंद करे। ये आदमी नोटोरियस हैं, हर बार हर 3 महीने में आजम खान की खबर आती है वो किस तरीके से महिलाओं के साथ गंदी बातें करते हैं, घटिया उनकी सोच है। इस आदमी को कोई हक नहीं बनता कि वो पार्लियामेंट में रहे। हालांकि आजम खान अब भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। उन्होंने संसद के बाहर आकर कुछ भी गलत न बोलने का दावा किया। मैंने क्या कहा? सभ्य समाज की सभ्य भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति से बहुत डरी हुई है। लोकसभा का चुनाव जीतकर जो जुर्म किया है मैंने, उसके लिए ये सभ्य लोग हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दे रहे हैं। स्पीकर ने भी यही कहा था कि क्या माफी मांगेंगे? मुझसे नहीं कहा था ये मुझसे नहीं कहा था, ये अखिलेश जी से कहा। नहीं लगता कि उन्होंने गलत बोला आजम ने? नहीं, हमने कहा, हमने कुछ बोला ही नहीं। भी हुई सर, उसके अलावा आप जितने अरे क्या बच, सबने इस पर सवाल उठाए हैं। अरे क्या बच गया? इसके खेत कर रहा है सर डीसी। अरे क्या, कैसा देखते हैं? आपको माफी मांगना चाहिए था। अरे भाई किसी ने नहीं कहा। जबरदस्ती हमसे करोगे? आजम सर, लैंड ग्रेबिंग केस में जो एसडीएम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें कहा गया कि आपको 3 करोड़ रुपए जो है वो चुकाने होंगे और मुआवजा देना होगा, क्या कहेंगे उस पर? क्या आपको लगता है अभी अदालतें जिंदा हैं, अभी इंसाफ जिंदा है। मेरे सारे लाइसेंस कैंसिल किए थे डीएम। उत्तर प्रदेश के बागपत में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। इस बार साध्वी प्राची के निशाने पर कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन थे, जिन्होंने पिछले दिनों मुसलमानों से बीजेपी से जुड़े दुकानदारों के बहिष्कार की अपील की थी। जिसका जवाब देते हुए साध्वी प्राची ने उसी अंदाज में मुस्लिम कारीगरों के हाथों बनी कावड़ न खरीदने की अपील कर डाली। पूरे देश की मीडिया हिंदुस्तान का मुस्लिम मेरे देश के सिंह भक्तों की एक कावड़ बनाता है हरिद्वार के अंदर, वहां से कावड़ होना चाहिए, वहां से हमको निकालना चाहिए। मेरे देश के हिंदुओं को रोजगार मिलना चाहिए। यही नहीं, भगवान शिव का हवाला देते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला उठा लो, क्योंकि अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसके साथ भाले से काम लेना पड़ेगा। एक हाथ में माला और वो किसी ने जो किया आगे दिखाई तो दूसरे हाथ में क्या था? दूसरे हाथ में भाला उठाया। प्राची ने दावा किया कि मदरसों में मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद जैसे आतंकी जन्म लेते हैं। मदरसों में हमारे झगड़े नहीं होते। अरे मैं कहती हूँ नहीं होते, मैं समर्थन करती हूँ मेरी बात का, तो तुम्हारे मदरसों में कभी नहीं हो सकते। ना साधु बेटिया जैसे लोग पैदा हो सकते, ना नाथमान जैसे लोग पैदा हो सकते। तुम्हारे मदरसों में लोग पैदा होते हैं तो हाफिज सईद तैयार होते हैं। मदरसों में
दरअसल पिछले दिनों कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बीजेपी समर्थक दुकानदारों की दुकान से सामान न खरीदने की अपील करते दिखे थे। शायद इसी पर साध्वी प्राची ने पलटवार किया। क्रिकेट के मैदान में अपना दमखम दिखा चुके भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब मिशन कश्मीर पर जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि पाने वाले धोनी जल्द ही सेना में अपना दम दिखाएंगे। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी 2 महीने सेना के साथ कश्मीर में ट्रेनिंग करेंगे और वहां की वादियों में सेना के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे। धोनी 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन में पैरा रेजिमेंट का हिस्सा होंगे और इस यूनिट के साथ वो कश्मीर में पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट की ड्यूटी निभाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी 31 जुलाई को बटालियन ज्वाइन करेंगे और वो 15 अगस्त तक उसके साथ रहेंगे। ये यूनिट कश्मीर में है और विक्टर फोर्स का पार्ट है, तो धोनी भी इस दौरान कश्मीर में ही रहेंगे। आर्मी के मुख्यालय से इस बात की जानकारी दी गई कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान पेट्रोलिंग, गार्ड और ड्यूटी के बाद सैनिकों के साथ कैंप में रहेंगे। 38 साल के धोनी को टेरिटोरियल आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से 2011 में नवाजा जा चुका है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की Z+ सुरक्षा वापस लिए जाने के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी को कम करने के संबंध में आज हम लोग ज्ञापन देने का डीएम जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन देने का काम किए हैं और भविष्य में समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा है। चंडीगढ़ में नशा और नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की। यूपी के सीतापुर के जवाहरपुर पथरी गांव में खेत में काम कर रहे लोगों पर हाईटेंशन लाइन का तार टूट कर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कौन सा बिजली गिर पड़ी है? बस इतना 11,000 बच्चे थी। बस तो इसमें कई लोग घायल हुए हैं? 3 लोग घायल हुए, खत्म हो गए। झारखंड के दुमका भागलपुर मार्ग पर बनियारा गांव के पास एक डंपर और ऑटो में हुई भीषण टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर जेवर से नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ते वक्त टोल मांगने पर एक टोल कर्मी को पीटने का आरोप लगा। यूपी में मेरठ के शास्त्री नगर में चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाशों से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक मकान बंद था, ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे। आज जब उसमें छटपट की आवाज आई तो पड़ोसियों ने वहां पर जाके देखा, तो उनको लगा कि उसमें कुछ लोग हैं। उन्होंने गेट बंद कर लिया और अंदर जो बदमाश थे वो आ गए। उनके पास तमंचा था। फिर थाना प्रभारी नौचंदी आ गए और पूरे यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का सहयोग इनको भरपूर मिला। बिहार के बेगूसराय में पति का हाथ टूट जाने के बाद एक महिला परिवार का भरण पोषण करने के लिए ई-रिक्शा चालक बनी। मेरा बाल बच्चा सब भूखे रहने लगे पैसा के कारण, इसीलिए हम गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। क्या हुआ था? क्या हुआ था, मेरा पति को हाथ टूट गया। हाँ। इसीलिए हम गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। कितने दिनों से चला रहे हैं? 3 महीने। फिर आप चलाए तो विरोध भी हुआ था? बहुत विरोध हुआ, पूरे गांव समाज के लोग घर से निकालने की कोशिश किया, मेरे मारने के लिए भी पूरी तक निकालने के लिए शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के भरतपुर में ग्रामीणों ने कुछ लोगों को कच्चा बनियान गिरोह के सदस्य समझकर जमकर पिटाई की। राजस्थान के भीलवाड़ा में हथियारबंद लुटेरे गार्ड को बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर ले गए। छोटी पिस्टल थी, कहाँ लगाई? छाती पे। क्या कहा उन्होंने? मुंह डाल दिया और टांगा पकड़ के करके विश्रामगढ़ में ले गया और ऊपर पग बांध दिया, हाथ बांध दिया, मुंह बांध दिया और वहाँ पटक दिया। फिर कितने लोग थे? 7-8। मध्य प्रदेश के बालाघाट में डंपर की बाइक से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बरेली रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और बम निरोधक दस्ते ने स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। जनपद की सिविल पुलिस की टीम है, एलआईयू की टीम है, बीडीएस है, आरपीएफ है, जीआरपी की टीम है, सभी लोगों के साथ चेकिंग कराई गई है। कोई इनपुट अभी तक मिला है या कुछ चीजें संदिग्ध मिली हो? अभी तक चेकिंग जारी है, अभी लगातार चेकिंग कराई जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
बिहार के दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गैर सरकारी संस्था के लोग मदद के लिए आगे आए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूली बच्चे नदी की तेज धार की परवाह किए बगैर उसे पैदल पार करते दिखे, क्योंकि इस नदी को पार किए बगैर स्कूल जाना मुमकिन नहीं होता है। हालांकि सूखी नदी कही जाने वाली ये नदी बरसात के मौसम में उफान पर है। ऐसे में इस नदी को पार करते हुए किसी की हिम्मत भी जवाब दे जाएगी, लेकिन हल्द्वानी के करीब विजयपुर गांव के इस बरसाती नदी को पार करना एक मजबूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनका स्कूल नदी के दूसरी तरफ है। इसीलिए जान हथेली पर लेकर बच्चे नदी पार कर रहे हैं। परिजन और गांव के दूसरे लोग लड़के और लड़कियों का हाथ थामे नदी की चुनौती स्वीकार करते हैं। इन दिनों रोजाना स्कूल जाने का मतलब इसी तरह जान दांव पर लगाकर जाना है, लेकिन क्या करें, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। नदी पार करते हुए बच्चियों को डर लगता है, डर के मारे वो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन पिता या पड़ोसी के भरोसे ये जोखिम भरा सफर आखिरकार पूरा हो ही जाता है। डरते भागते, चीखते चिल्लाते, कभी पिता की गोद में तो कभी पड़ोसी का हाथ पकड़कर स्कूली बच्चे नदी पार कर रहे हैं। ये मंजर उसी नए भारत का है जिसके कदम चांद पर पड़ने वाले हैं। उत्तराखंड में विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन इस नदी पर पुल बनाने का काम जरूरी नहीं समझा गया। इंफिनिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ हमें बहुत परेशानी होती है। हम जब आते हैं कभी पानी का दिक्कत, बरसात के दिन में तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पानी इतना बढ़ता है कि हम जा भी नहीं पाते। हमारी पढ़ाई का खर्चा, हमारे कभी कभी बैग भी भीग जाते हैं। एक बार तो ज्यादा, एक बार मैं कल परसों ही जब यहाँ बरसात हुई थी तो मैं सुखी में बमने वाली थी, मेरी पैंट पूरी भीग गई थी, तो मैं वैसी गई। तो क्या कहते हैं, यहाँ बहुत दिक्कतें आती हैं, तो हमें बहुत डर लगता है। हमें हमारे कभी कोई हमारे पड़ोसी कराते, कभी हमारे माता पिता कराते हैं। उत्तराखंड में इस नदी को पैदल पार करना खतरनाक साबित हो सकता है, ये जानते हुए भी कि लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार पुल बनाने की मांग प्रशासन ने अब तक पूरी नहीं की है। ये यहाँ पर जब भी बरसात शुरू होती है तो तुरंत ये सूखी नदी आ जाती है, तो हमें अपने बच्चों का बहने का डर रहता है। इसलिए हम गाँव वाले 2-4 लोग मिल करके बच्चों को नदी पार कराने के लिए आते हैं। इसलिए अगर नदी ज्यादा आ गई तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेपरों में भी बच्चे घर पर ही रह जाते हैं। किसी से कहा आपने इसके लिए बनाने के लिए पुल कैसे? सर, इसके लिए काफी बार हम शासन को और यहाँ के माननीय विधायक जी को काफी बार लेटर दे चुके हैं, जो कि यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अगर आपको इतनी परेशानी है तो यहाँ पर बसे क्यों हो आप लोग। इस मामले में जब प्रशासन के अधिकारियों से बात की गई तो समाधान तो नहीं मिला, लेकिन उप जिलाधिकारी ने लोगों को नदी के पास नहीं जाने की सलाह जरूर दे दी। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कदापि जान जोखिम में न डालें। नदी के पानी का एहसास हमें नहीं होता है, एकाएक पानी बढ़ता है और समस्या बढ़ जाती है, जान जोखिम में पड़ सकता है। एक ही उसका उपाय है कि आज की डेट में हम लोगों से आग्रह करें, लोगों को अवेयर करें कि वो चलते पानी में बिल्कुल न जाए। आपके जो प्रसारी हैं, जो लेखपाल हैं, वो क्या वहाँ जाकर लोगों को बता भी रही है कि ना जाए? बिल्कुल, खुद मैंने भी बात किया है। गांव वाले मेरे पास आते हैं, उनका एक पुल का विचारण चल रहा है, एक रोड का मामला विचारण में चल रहा है। उन लोगों से भी मैंने आग्रह किया, मेरे पटवारी रेगुलर विजिट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि कदापि जिस समय ज्यादा पानी हो तो उसमें न जाए। झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में फलक नाम की एक मासूम बच्ची की नाले में गिरने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक ट्यूशन से घर लौटते वक्त उसका पैर फिसला और वो नाले में जा गई। उसने बचने की कोशिश की, आवाज भी लगाई, जिसे सुनकर घर वाले बाहर आए और उसे बचाने की गुहार लगाने लगे। इतने में आसपास के लोग नाले में कूद गए। नाले में बच्ची की तलाश के लिए जेसीबी मशीन भी मंगाई गई, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई। वहीं एनडीआरएफ की टीम के रांची में नहीं होने की वजह से इलाके के लोगों को ही राहत और बचाव कार्य में जुटना पड़ा। बारिश की वजह से नाला लबालब भरा हुआ था और उसमें तेज बहाव होने के कारण राहत बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि इस बीच सभी लोगों ने उस नाले से होकर जाने वाले सभी आसपास के नालों में भी बच्ची को तलाशा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। हालांकि लोगों ने मासूम को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। करीब 2.5 घंटे की खोजबीन के बाद घर से 8 किलोमीटर दूर चुटिया इलाके में स्वर्ण रेखा और हरमू नदी के संगम पर बच्ची लोगों को दिखी और उसे पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जापान में 12 साल बाद फिर से होने वाले टोक्यो 2020 ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ टोक्यो में ओलंपिक को रद्द करने की मांग भी तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने टोक्यो में मार्च निकाला और शहरवासियों से ओलंपिक खेलों को रद्द करने का आग्रह किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी शिजुकू स्टेशन पर इकट्ठा हुए और स्टेशन जाने वाले यात्रियों से अपील की। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि अगर टोक्यो में ओलंपिक होता है तो इससे देश में आर्थिक असमानता बढ़ेगी और इससे देश को काफी नुकसान होगा, साथ ही इलाके के लोगों को भी इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।
यूपी में अवैध निर्माण कर फ्लैट खरीदारों से ठगी करने वाले बिल्डरों पर योगी सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाया है। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में अवैध निर्माण करवाने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने बिल्डरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजने को भी कहा है। सीएम ने कहा कि कोर्ट के स्टे के बावजूद शाहबेरी में निर्माण कैसे हो गया, इसकी जांच करवाई जाए। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाए। सीएम ने शाहबेरी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही। सीएम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में साल 2007 से 2014 तक तैनात रहे अधिकारियों की जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम ने शाहबेरी में सभी निर्माणों का सुरक्षा ऑडिट करवाने के साथ खतरनाक इमारतों को जल्द गिरवाने के निर्देश भी दिए। सीएम ने शाहबेरी में अवैध मकानों और फ्लैट में रह रहे लोगों की एक लिस्ट भी तैयार करवाने के निर्देश दिए। ऐसा इसलिए ताकि ग्राहकों को जमीन या फ्लैट बेचने वाले बिल्डरों का पता लगाया जा सके। 3 तलाक बिल एक बार फिर से पास हो गया। पिछली सरकार में बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा से पारित नहीं हुआ था, लिहाजा सरकार इस पर 3 बार अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में सरकार ने इसे फिर से लोकसभा में पेश किया। और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे मुस्लिम बहन बेटियों को बराबरी का हक देने के लिए जरूरी बताया। भारत के संविधान का जो कोर फिलॉसफी है, जो मैं तीसरी बात कह रहा हूं सर, उसमें जेंडर जस्टिस, महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। एक ये समझने की जरूरत है। कानून मंत्री ने दलील दी कि जनवरी 2017 से जुलाई 2019 तक 3 तलाक के 574 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 345 मामले 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आए। ये मामला न सियासत का है, न धर्म का है, न ईमान का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है। ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान। 3 तलाक पर पेश किए गए कानून के मुताबिक 3 तलाक गैर कानूनी होगा और बिल में पति को 3 साल की सजा का प्रावधान है। विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने बिल में कई बदलाव भी किए। जब ये मामला कॉग्निजेबल तभी होगा जब विक्टिम बेटी या बहन या उसका शादी से कोई रिश्तेदार या पारिवारिक रिश्तेदार केस करेगा। दूसरा कहा था समझौते की गुंजाइश में, तो सर वो भी कर दिया है। और तीसरा, बेल में भी कहा है कि मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, लेकिन विक्टिम पत्नी को सुनने के बाद। वहीं कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 3 तलाक बिल पर आपत्ति जताई। आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है? और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। विपक्ष की दलील है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं की मुसीबत बढ़ेगी और इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किया जा सकता है। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए एक बयान से हंगामा खड़ा हो गया। शांति धारीवाल ने मलमूत्र साफ करने वाले समुदाय के बारे में एक लेख पढ़ते हुए दावा किया कि उसे प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। लेकिन सदन में इस बयान के बाद बीजेपी के विधायक उखड़ गए और विधानसभा में ही धरना शुरू कर दिया। इससे पहले शहरी विकास और आवास मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में मलमूत्र साफ करने वालों की समस्या पर बोलते हुए एक गुगली फेंकी। पहले तो उन्होंने लेखक का नाम लिए बगैर एक लेख पढ़ा। जो लोग रोज मानव मल साफ करते हैं, वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनके पास आजीविका कमाने का और कोई जरिया नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यह व्यवसाय उन्हें अध्यात्म का भाव देता है। जिस लेखक ने ये लिखा है, क्या आप उसकी प्रशंसा करोगे? उसको कंडेम करोगे, नहीं करोगे? लेकिन जैसे ही विपक्ष में बैठे बीजेपी विधायकों ने लेखक को गलत बताया, शांति धारीवाल ने दूसरा पत्ता फेंक दिया। तो लेखक का नाम सुन लो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका लिखा हुआ है। लेकिन मंत्री के इस अंदाज पर बीजेपी विधायक भड़क गए। इसके बाद बीजेपी विधायक मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन में ही धरने पर बैठ गए। कार्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस से जो ओछी टिप्पणियां की है, उससे हमारा पूरा विधायक दल आहत है। उन्होंने जिस किताब का रेफरेंस दिया है, न तो किताब उनके पास थी और न उन्होंने इस तरह का कोई टेबल दिया। स्पीकर ने इस मामले में बातचीत करने का भरोसा दिया तो बीजेपी विधायकों ने धरना खत्म किया।
फ्रांस में एक शख्स पलक झपकते ही जमीन से आसमान में उड़ने लगा। बताया गया कि हवा में उड़ने वाला यह शख्स एक फ्रांसीसी आविष्कारक और बिजनेसमैन फ्रैंकी जपाटा है, जिसने अपने अत्याधुनिक फ्लाईबोर्ड का सभी के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें देखा गया कि लोहे के एक प्लेटफॉर्म को पकड़े फ्रैंकी जपाटा मशीन के साथ बैलेंस बैठाने की कोशिश में जुटे हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ उठने लगे और फिर लोहे के पाइप को छोड़ते हुए एकाएक हवा से बातें करने लगे। एक दो मिनट नहीं बल्कि फ्रैंकी जपाटा काफी देर तक हवा में इस तरह उड़ते हुए करतब दिखाते रहे। इस दौरान उन्हें उड़ते देख वहां मौजूद सभी लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और वहां मौजूद हर शख्स इस नजारे को कैमरे में कैद करता दिखाई दिया। इस बीच फ्रैंकी जपाटा जितनी आसानी से आसमान में उड़े थे, उतनी ही आसानी से उन्होंने उसी जगह पर लैंड करने में भी कामयाबी पाई। अभी तक आपने हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन में एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस तरह से हवा में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन फ्लाईबोर्ड की खोज करने वाले फ्रांसीसी शख्स फ्रैंकी जपाटा ने पानी की मदद से उड़ने वाली एक मशीन बनाने के बाद अब हवा में उड़ने वाली मशीन बनाई है, जिसकी खासियत उन्होंने पत्रकारों को भी बताई और फिर उनके सामने ही इस मशीन में उड़ने की तैयारी में जुट गए। लेकिन उड़ने से पहले उन्होंने जाना कि हवा का रुख किस तरफ है। इसके बाद वो मशीन के सहारे पलक झपकते ही उड़ने लगे। बताया गया कि इससे पहले पेरिस में हुए बेस्टिल दिवस परेड के दौरान भी फ्रैंकी जपाटा ने अपने इस अत्याधुनिक फ्लाईबोर्ड का सभी के सामने प्रदर्शन किया था, जिसमें वो एक फ्लाइंग सोल्जर की भूमिका में दिखाई दिए और अपनी इसी मशीन के जरिए बंदूक लिए हवा से गोलियां बरसाते नजर आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी अपने इस फ्लाइंग सोल्जर का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें मैक्रोन ने लिखा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। इसके बाद से पूरे विश्व में चर्चा शुरू हो गई कि आने वाले समय में युद्ध का प्रारूप कैसा हो सकता है। हालांकि हवा में उड़ते फ्रैंकी जपाटा के वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं। लोकसभा ने मंगलवार को मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दे दी। इसमें रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। तमाम मामलों में ड्राइविंग के दौरान मामूली गलती पर भी भारी जुर्माना लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10,000 के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी 2,000 रुपए का जुर्माना इस पर लगाया जाता है। रैश ड्राइविंग करने पर पहले 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए कानून में 5,000 रुपए जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करना भी अब महंगा पड़ सकता है। अभी तक इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन कानून में बदलाव के बाद अब 5,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर अब कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना देने का प्रावधान है। अभी ऐसा करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होता है। वहीं ओवर स्पीडिंग यानी कि तय सीमा से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने पर अभी 400 रुपए जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन प्रस्ताव में जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1,000 या फिर 2,000 रुपए करने की बात कही गई है। अभी बगैर सीट बेल्ट के ड्राइव करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगता है, लेकिन अब जुर्माने को 1,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा हिट एंड रन केस में अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो इस पर 25,000 रुपए का मुआवजा पहले देना पड़ता था, लेकिन अब मुआवजा राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। आगरा में बीएचपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी। आगरा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यूपी के मुरादाबाद में गाड़ी चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता और पुलिस के बीच झड़प के बाद बीजेपी नेता समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी के प्रयागराज में नैनी थाना इलाके के कॉटन मिल तिराहे के पास एक बस की चपेट में आकर स्कूटी सवार की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यूपी के मिर्जापुर के नारघाट इलाके में एक दंपति की धारदार हथियार से हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी के मुरादाबाद के मैनाठेर में घर के बाहर खेल रहे एक 4 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे लोग खेलते खेलते बच्चा बाहर गया। बाहर जाते साथ ही 2 बच्चे थे, एक बच्चा भाग गया और एक इसको कुत्ते ने पकड़ लिया। बहुत बुरी तरीके से इसको हमला करा। मैं उठाने बाहर गई, चिल्लाने पुकारने की आवाज आई, बाहर गई तो बहुत बच्चे का बुरा हाल था। राजस्थान के झालावाड़ में बकरी चोर समझकर एक बच्चे को रस्सियों से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रेस्क्यू के बाद दंतैल हाथी के भाग जाने से लोगों में दहशत फैल गई। यूपी के शामली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई।
गुजरात के नवसारी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से तट पर बना तड़केश्वर मंदिर पानी में डूब गया। यूपी में बरेली की पॉश कॉलोनी गुलमोहर पार्क के राजेंद्र नगर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या से हड़कंप मच गया। अहमदाबाद के जजेस बंगला रोड पर एक स्कूल बस और कार की टक्कर हो गई, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। झारखंड में पिछले 48 घंटों में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई। लंदन की अदालत ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए उसकी कस्टडी 22 अगस्त तक बढ़ा दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लगातार 3 धमाके हुए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन की नई सरकार में भारतीय मूल की प्रीति पटेल को गृहमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने की चर्चा के बीच खुद बीजेपी अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटी है। एक बिल पर बीजेपी के 2 विधायकों ने सरकार को समर्थन देकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता भोपाल में डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ कंट्रोल में। चर्चा है कि बीजेपी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। विधानसभा में बीजेपी के 2 विधायकों ने एक बिल पर सरकार को समर्थन दिया। विधायकों की इस वोटिंग को बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने ये दावा करके माहौल गर्मा दिया है कि बीजेपी के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब ये बड़बोलापन है, ये सब तो कहते रहते हैं, इसी शर्मा या बाकी कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है। कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले दोनों विधायकों पर बीजेपी सख्त कार्रवाई से बच रही है। उल्टे बीजेपी ने सदन में हुई वोटिंग को कांग्रेस की चाल बताया। एक विधेयक था जिसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी, ना भारतीय जनता पार्टी ने डिवीजन मांगा, तो इसलिए जब हम समर्थन कर रहे हैं तो सरकार डिवीजन किस बात का करा रही है, और इसलिए ये एक योजनाबद्ध तरीके से पहले से कांग्रेस की तरफ से तय था। लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरने का मौका नहीं गंवाया। दोनों बीजेपी विधायकों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि आप दोनों को आपकी घर वापसी पर हार्दिक बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार मजबूती से अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। इस बीच सियासी गलियारों में कमलनाथ सरकार के गिरने की चर्चा भी तेज है, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि उसका इरादा विधायकों की खरीद फरोख्त का नहीं है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से बेहाल है। यूपी हो या उत्तराखंड, राजस्थान हो या बिहार, हर जगह लोग बाढ़ की विनाश लीला देखकर परेशान हैं, क्योंकि लगातार होती बारिश ने न सिर्फ इनके घर बार को उजाड़ दिया है, बल्कि इनकी जिंदगी को भी मुश्किल बना दिया है। रेगिस्तान की धरती राजस्थान की चूरू में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। 2 दिनों की बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया है। बारिश ने इलाके के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आलम यह है कि लोगों के मकानों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे जरूरत के सामान सब पानी में डूब गए हैं। सोने के लिए खाट, खाने पीने का सामान पानी में तैरने लगा है। भारी बारिश के बीच घरों से निकलना लोगों के लिए दोहरी मुसीबत साबित हो रहा है। और बारिश से सिर्फ राजस्थान ही नहीं, यूपी और उत्तराखंड भी बेहाल है। हरिद्वार में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया, जिससे आम लोगों के साथ सावन के महीने में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कई फीट तक पानी भर जाने से गाड़ियां डूबी नजर आईं। सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वाले लोगों को हो रही है। जल भराव की वजह से लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। शहर के निचले इलाकों चंद्राचार्य चौक, भगत सिंह चौक, मोती बाजार में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पंतद्वीप, रोडी बेलवाला में पानी मकान और दुकानों में घुस चुका है। पुल पर पानी भर जाने से गाड़ियों को आगे निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। दिन के वक्त अंधेरा छा गया है, जिससे लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। कई जगह बीच सड़क पर बंद पड़ी गाड़ियों ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। हरिद्वार के बाद अब बात करते हैं यूपी के गोरखपुर की, जहां पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश ने 30 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शहर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मकान, दुकान सब पानी में डूब चुके हैं। बारिश से कई गांव का संपर्क शहर से कट गया है। कलेक्ट्रेट, विजय चौराहा, महेवा मंडी, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्राइमरी स्कूल में पानी भर जाने से टीचरों के साथ बच्चों को भी पढ़ने लिखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीचर किसी तरह क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बारिश के पानी ने स्कूल को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है।
बिहार के दरभंगा में भी बाढ़ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोसी, कमला, बलान, बागमती नदी का पानी पूरे शहर में घुस चुका है, जिससे सैकड़ों गांव सैलाब में समाये हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पानी में फंसे लोग दाने दाने को मोहताज हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कांकर घाटी में हुआ है, जहां गांव में पानी भर जाने से लोग नेशनल हाईवे पर शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। सेना हेलीकॉप्टर के जरिए पैकेट फूड बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिरा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया। ममता बनर्जी को जिंदाबाद न बोलने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी में सारा वाकया सामने आया, जहां पर हुगली में टीएमसी से जुड़े छात्रों ने कॉलेज के ही कुछ छात्रों को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी जिंदाबाद बोलने से इनकार कर दिया। और बिना नारा लगाए कॉलेज के बाहर जाने लगे, जिस पर टीएमसी समर्थक छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और छात्र छात्राओं के साथ टीचर को भी निशाना बनाया और उनकी पिटाई कर दी। ये वाकया हुगली के हीरालाल पाल कॉलेज का है। यहाँ टीएमसी समर्थक छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद एमए क्लासरूम पहुंचे और सेल्फी ले रहे छात्र छात्राओं को ममता बनर्जी और टीएमसी जिंदाबाद बोलने को कहा। छात्रों के इनकार करने पर आरोपी छात्रों ने उन्हें यूनियन रूम में बंद कर दिया। বলো তোমরা যে তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ আর মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, তো আমরা এটা না বলে চলে আসতে চাওয়া আমাদের এক বান্ধবীকে মারধর করা হয় এবং কেউ বাধা দিতে যাওয়াতে তাকেও আঁচড়ে দেওয়া হয়, ম্যাডামকেও হুমকি দিয়েছে আর আমাদের কলেজ থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না, মেইন गेट বন্ধ করে দেওয়া হবে। बांग्ला विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रतो चैटर्जी को जब इस बात का पता चला बंद कर देওয়া হবে। बांग्ला विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रतो चैटर्जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बंधक छात्रों को बाहर निकालने के लिए क्लासरूम का दरवाजा खोल दिया। इसी दौरान टीएमसी समर्थक छात्र प्रोफेसर सुब्रतो से भिड़ गए और उनकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि दूसरे छात्रों के दखल के बाद आरोपी छात्रों ने टीचर को छोड़ दिया और फरार हो गए। प्रोफेसर चैटर्जी को इस बात का मलाल था कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो टीएमसी समर्थक छात्रों ने उन्हें क्यों पीटा। সেই সময় বিকেল 5টায় আমরা যখন বেরোচ্ছি, আমি ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক সমেত সবাই মিলে বেরোচ্ছি, তখন আমাকে গেটে ফেলে একের পর এক ঘুষি মেরেছে। গোটা মুখ আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন, মুখ ফুক ফাটিয়ে দিয়েছে। তারা অথচ এটা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করেছে, ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছাত্ররা করেছে। प्रोफेसर सुब्रतो चैटर्जी ने उत्तरपाड़ा थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्रों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में छेड़छाड़ के एक मामले में जब लड़की थाने पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल ने लड़की के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। और ये सवाल सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि वो लॉकेट, अंगूठी और चूड़ी पहनी हुई थी। वायरल हो रहे इस वीडियो में नजीराबाद थाने में तैनात हेड कांस्टेबल तारा बाबू से पीड़ित लड़की अपने माता पिता के साथ छेड़खानी और मारपीट की शिकायत करने आई, लेकिन हेड कांस्टेबल ने पड़ताल और जांच करने की जगह उल्टा उसके ऊपर ही सवाल उठा दिया। इस बीच लड़की के घर वाले हेड कांस्टेबल को समझाने की कोशिश करते रहे कि आरोपी लड़के की ही गलती है, लेकिन बार बार कांस्टेबल लड़की के पहनावे पर सवाल उठाते हुए उसे ही गलत ठहराता हुआ नजर आया। इस बीच लड़की की मां ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो हेड कांस्टेबल ने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई और इसके बाद लड़की की शिकायत में फाड़ दिया और अपने मनमाफिक एक तहरीर लिखवाई। ये पूरी घटना 21 जुलाई की है। हालांकि वीडियो वायरल होने पर डैमेज कंट्रोल में जुटी पुलिस ने तुरंत हेड कांस्टेबल को मामूली सजा देते हुए लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन मामले के सियासी रंग लेने पर हेड कांस्टेबल को निलंबित करते हुए मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। पीड़ित लड़की के पक्ष में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया। छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाने गई लड़की के साथ थाने में इस तरह का व्यवहार हो रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे, दूसरी तरफ कानून के रखवालों का ये बर्ताव। महिलाओं को न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी है उनकी बात सुनना।